Hello students, welcome all of you. This is Harshavardhan Shah, chemistry faculty. Today we are going to discuss the NEET 2021 chemistry paper which has been recently conducted last week. So let us try to discuss and understand what questions were asked and what the examiner wanted to ask us and what are the thought process that we need to apply in these questions to solve them. So before we start with the discussion, जैसे कि ये हमारा first question है, but before we start with the discussion, I want you to tell 2-3 points regarding this entire chemistry paper. The first paper is that this time chemistry was very easy. By the way, it's as expected. Chemistry का पेपर हर साल नीट में आसानी होता है, ठीक है. नंबर 2 कि हर साल की तरह इस साल भी केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे दे वेर प्योरली बेस्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. हमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ स्टडी करने की, कुछ फोकस करने की अलग से ज़रूरत नहीं होती स्पेसिफिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा भी कि ये कहाँ पर हमको एनसीईआरटी में मिलता है. तो इन कुछ पॉइंट्स के साथ हम पेपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The first question is molar conductance of NaCl, HCl, sodium acetate. ये सभी इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे हमको कुछ वैल्यूज दी जा रही है एंड दे आर आस्किंग अस टू डिटरमाइन. हमको क्या डिटरमाइन करने बोल रहे हैं? एसिटिक एसिड का मोलार कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे. तो वी ऑल नो दैट बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, हम इसके मोलार कंडक्टेंस को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं कर सकते जो हमने NaCl, HCl, सोडियम एसिटेट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किया है. तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग कोलहार्श लॉ लगाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कोलहार्श लॉ, द मोलार कंडक्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड at infinite dilution for acetic acid CH3COOH will be given by the molar conductance of acetic acid को हम लोग dissociate breakdown करके लिख सकते हैं at infinite dilution for acetate ion plus it is the infinite dilution for plus lambda infinity for H plus. तो अब इसको ब्रेक डाउन अगर हम कर रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एसिटेट हमको कहाँ से मिलेगा? दिस पार्ट वी विल गेट फ्रॉम एसिटिक एसिड. सोडियम एसिटेट से हमको ये मिल जाएगा जो कि कितना दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली 91 दी हुई है इसकी वैल्यू. फिर सेकेंडली हमको H प्लस कहाँ से मिलेगा? HCl से मिलेगा. HCl की वैल्यू हमको कितना दिया है क्वेश्चन में? 426.16. सिमिलरली एक्स्ट्रा चीज हमको Cl माइनस एंड Na प्लस मिलेगी जिसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है HCl से, तो ये उसकी वैल्यू है. जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमको. सबसे पहले तो मैंने कहा कि द लैम्बडा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्बडा इंफिनिटी फॉर CH3COOH will be given as lambda infinity for CH3COONA plus lambda infinity of HCl minus lambda infinity of NaCl. जस्ट अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. फर्स्ट सोडियम एसिटेट का दिया है 91 और फिर HCl का दिया है 426, इसका दिया है 91, 426.16 एंड देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम NaCl. NaCl की वैल्यू दी है 126.45. If you do this calculation, you will get your desired answer, which is 390.71. So हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर मैच करता है. So this was your first question. Let us move ahead at the second question. What is the IUPAC name of this compound formed in the following reaction? Acetone. Acetone का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? We are making acetone react with two reagents. First है ethyl magnesium bromide, it is Grignard reagent in presence of dry ether, and second is हमने उसको water H plus के साथ ट्रीट किया हुआ है. तो let us understand कि इसका कैसे रिएक्शन हो रहा है. देखिए एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन. इसका रिएक्शन C2H5 MgBr जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कार्बेनियन प्रोड्यूस करेगा C2H5 नेगेटिव चार्ज.
ये इस कार्बन के प्रेजेंट डेल प्लस पे अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड को ओपन कर देगा। तो इसका आउटकम क्या है, CH3C, यहाँ पर लग गया C2H5 CH3O माइनस। फाइनली ये जो हम प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं उसका इस पर अटैक करके इस चार्ज को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। So here we can attach proton. So हमारा आंसर ये रहा, अल्कोहल बन रहा है। ऑप्शंस भी दिख रहे हैं सारे अल्कोहल से। कौन सा अल्कोहल बन रहा है उसका IUPAC नेम फाइंड आउट करते हैं। तो हियर यू हैव 2 कार्बन्स +1 3 +1 4, तो 4 कार्बन्स की पैरेंट चेन बन रही है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे मिथाइल प्रेजेंट है एंड ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल इज द आंसर। लेट्स मूव अहेड एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें हमको वेपर प्रेशर के कंसेप्ट के हिसाब से आंसर करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमने 3 सॉल्यूशंस बनाए हैं, ग्लूकोज फिर यूरिया और सुक्रोज को मिक्स करके, तीनों 10-10 ग्राम से 250 ml वाटर में मिक्स किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बताइए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। दूसरे शब्दों में पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, इट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अब मोल्स क्या होता है, व्हाट आर मोल्स, मोल्स इज नथिंग बट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्योंकि यहाँ पर वेट तीनों का सेम दिया है 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, तो हमें बस यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट से ही आंसर फाइंड आउट करने हैं। मॉलिक्यूलर वेट दिया नहीं है पर क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला की मदद से मॉलिक्यूलर वेट हमको डिटरमाइन करना है और उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा मिनिमम, उसके मोल्स ज्यादा होंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो इन सभी का हमको क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ग्लूकोज इट इज 180, यू कैन ऐड दिस थिंग्स। यूरिया का 60 होता है और सुक्रोज का 342 होता है। तो जितना कम मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सेकंड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट है, उसके बाद फर्स्ट का और फाइनली थर्ड का। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टिंडाल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। टिंडाल इफेक्ट कौन दिखाता है, देखिए एनसीईआरटी में हम ये इफेक्ट को स्टडी करते हैं इन द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, खास करके कोलॉइडल सॉल्यूशंस वाला टॉपिक। टिंडाल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइडल सॉल्यूशंस। ये इफेक्ट कौन शो करता है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस शो करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपको जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उन 3 ऑप्शंस में कोलॉइडल सॉल्यूशन है, केवल एक में ही है। यूरिया का सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, ये हम सॉल्यूशंस कोलिगेटिव सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ते हैं। NaCl भी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, ग्लूकोज भी ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। ये जो 3 ऑप्शंस को अंडरलाइन किया है ये सारे ट्रू सॉल्यूशंस है। ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट कौन एग्जिबिट करता है स्टूडेंट्स, कोलॉइडल सॉल्यूशन। स्टार्च फॉर्म्स द कोलॉइडल सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, स्टार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस, मेटलर्जी चैप्टर। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 2170 केल्विन का अचीव होता है, 2170 केल्विन, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली अप टू 2200 केल्विन। ठीक है, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी छोटे छोटे लाइन से सवाल आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को ध्यान से रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स अमंग द 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस आर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे वो जो एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है जिसमें हमको वो 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ब्रेवियस लैटिस दिए हैं उसको याद रखने का काम नहीं करते, वो दे डोंट वांट टू डू द एंडेवर टू रिमेंबर इट। बट हियर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट जो हमको बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है वो टेबल को याद रखना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट अगर हम वो टेबल को याद रखते हैं तो हमको इसका आंसर आता है कि आउट ऑफ 14 टाइप्स ऑफ लैटिस हमारे पास ऐसे कितने हैं जो बॉडी सेंटर्ड है। तो देखिए जो 3 क्रिस्टल सिस्टम्स है, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक, ये 3 सिस्टम्स बॉडी सेंटर्ड लैटिस बनाती है। तो डायरेक्ट आंसर 3। सच अ सिंपल क्वेश्चन जहां पर हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। Such is the nature of NEET. Please do such types of
questions and how to do this such types of questions is very simple. You have to follow the NCERT. आगे बढ़ते हैं. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया. इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है. पढ़ते हैं क्वेश्चन. 78% बाय वेट क्या दिया है? कार्बन. तो आपको कार्बन दिया है, आपको हाइड्रोजन दिया है. कार्बन का परसेंटेज कितना है? जस्ट अ मिनट. हमारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट के कुछ आपको परसेंटेज दिए हैं. कार्बन है, हाइड्रोजन है. कार्बन 78 है तो रिमेनिंग 22% हाइड्रोजन होगा. फिर उसके एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड करना होता है. कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का 1 है. यहाँ पर हम उसका रिलेटिव नंबर फाइंड करेंगे. 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है ये, रिलेटिव नंबर. तो फॉर दैट वी डिवाइड द परसेंटेज बाय इट्स एटॉमिक वेट. ये 6.5 आता है. यहाँ पर 22/1 इट इज 22. इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे. सिंपल रेशो तो जो भी दोनों में से छोटा नंबर है उससे डिवाइड कीजिए. जैसे कि 6.5 है, ये 22 है. 6.5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो इसको 6.5 से डिवाइड कीजिए. 6.5 डिवाइड बाय 6.5 इज 1. सिमिलरली 22 डिवाइडेड बाय 6.5, 22 डिवाइडेड बाय 6.5 इज 3.38, अप्रोक्सीमेटली 3. तो फॉर्मूला क्या बना? CH3. खत्म. 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट पे क्वेश्चन है. इधर 11-12 स्टैंडर्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Zirconium and hafnium have similar ionic and atomic radii. What is the reason? Simple. Zirconium and hafnium का रेडियस सेम होने के पीछे रीजन होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ध्यान से देखिए, आपके पास जो जर्कोनियम है, ठीक है, जर्कोनियम, और उसके नीचे हाफनियम होता है. जर्कोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये तीन हमारे पीरियोडिक टेबल में केमिकल ट्विन्स बनते हैं. दीज आर केमिकल ट्विन्स. दीज आर द केमिकल ट्विन्स. ये आपको कहाँ दिखने वाले हैं? ये आपको ट्रांजिशन सीरीज में देखने के लिए मिलेंगे. हाफनियम से जस्ट पहले लैंथेनम होता है. तो लैंथेनम के बाद हाफनियम से पहले बीच में 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स है. 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स, और वो यहाँ पे नहीं होते. आप लोग जानते हैं कि लैंथेनॉइड एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखे होते हैं, बट कंसेप्चुअली स्पीकिंग लैंथेनम के बाद ही तो है वो. तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन करके साइज को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया. इसको कहा जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज द रीजन जर्कोनियम और हाफनियम का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है. हेंस दे आर कॉल्ड केमिकल ट्विन्स. अभी यहाँ तो सिर्फ जर्कोनियम हाफनियम पूछा है. अगर नियोबियम, टैंटलम पूछे या फिर मोलिब्डेनम, टंगस्टन पूछे तो भी यही आंसर है. इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट, EDTA, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको इस कंपाउंड के बारे में देखने मिलेगा. वहां पर उसका स्ट्रक्चर भी है. स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है. लेट अस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट? इथिल, देखिए इथिलीन, इथिलीन मतलब दो कार्बन होने चाहिए, CH2CH2. फिर डाइअमीन टेट्राएसीटेट, देखिए CH2CH2, इथिलीन, दो बार अमीन है मतलब दोनों साइड नाइट्रोजन, उसको टेट्राएसीटेट, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, सेम यहाँ से CH2COO माइनस, CH2COO माइनस. तो यहाँ पर ये सारे ऑक्सीजन्स, ये दो 4, और ये दो नाइट्रोजन्स के लोन पेयर, ये डोनेशन दे सकते हैं. तो इट इज अ हेक्साडेंटेट लाइगेंड. 6 बार दे सकता है. ये 2 + 2 4 + 2 6, जहां पर 4 ऑक्सीजन्स है एंड 2 नाइट्रोजन्स है. सेकंड इज द आंसर. अगेन हियर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चन है वो केवल प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है. एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दिया गया है. स्ट्रक्चर पता है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर. 2,6-डाइमिथाइल डेक 4-इन. तो पहले हम वर्ड रूट पे देखेंगे. डेक, डेक मतलब 10 कार्बन बनाने हैं. फिर 4 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है, और फिर 2 और 6 पे डाइमिथाइल है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऑप्शंस की मदद लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जिस प्रकार से दिए उस प्रकार से करना है. तो लेट से मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ. यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आता है. यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, 4 पे तो डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा है. यहाँ पर देखते हैं डबल बॉन्ड इस साइड, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तो बराबर दिख रहा है. सिमिलरली यहाँ पर भी देखेंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, तो 3 गलत है. यहाँ पर 5 पोजीशन है, 5 गलत है. 1 2 3 4 5, दिस इज रॉन्ग. यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, again this option is wrong. Just by looking at options, even not having the
proper understanding of this compound, still we can say option 2 is correct. फिर भी हम लोग उसका पूरा आंसर डिटेल में देखते हैं. देखना, डेक 10 कार्बन है कि देखिए 4 तक हमने नंबरिंग किया है, 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है, 4 पे डबल बॉन्ड है, 4 इन हो गया. फिर हमको कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 6 पे 2 बार मिथाइल दिख गया, तो इसे 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन. सो सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. चैप्टर कौन सा है ये? बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स में विटामिन का एक टेबल दिया हुआ है, रियली इंपॉर्टेंट टेबल. अलग अलग विटामिन दिए हुए हैं, उन विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होने वाले डिसीजेस भी दिए हैं, और उसी पे ये सवाल है कि आरबीसी डेफिशिएंसी इज द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ विच पर्टिकुलर डिसीज, और वो डिसीज किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कॉज होता है, तो उसका आंसर है विटामिन B12. डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड दैट टेबल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हर स्टूडेंट ने उसको याद रखना चाहिए. अब तक हम देखें कि 2 टेबल से एनसीईआरटी में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक हमने सॉलिड स्टेट का वो ब्रेवियस लैटिस का टेबल देखा, दूसरा अभी हम ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल से विटामिन का टेबल देख रहे हैं, वहां से सवाल आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, BF3 इज प्लेनार, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिंपल क्वेश्चन. बोरॉन है, इसके आजू बाजू 3 फ्लोरीन है, इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और इसके वैलेंशियल में क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाया है, तो तीनों बॉन्ड में हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 2 6, सो इट इज sp2 hybridized and it has 6 electrons, sp2 and it is having 6 electrons. Dihedral angle of least stable conformer, लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन. अब इथेन का लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर कब बनेगा? देखिए ये इथेन है, इसके ये 2 कार्बन्स को हम लोग अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखा दे, ठीक है, ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, तो लीस्ट स्टेबल कब बनेगा? जब हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर दे? इक्लिप्स कर दे. इक्लिप्स्ड, दिस कॉन्फॉर्मर इज लीस्ट स्टेबल, या फिर आप उसको अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, लीस्ट स्टेबल. यहां पर डाइहेड्रल एंगल, व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल? ये 2 हाइड्रोजन्स के बीच का एंगल, उसको फाई बोलते हैं, वो 0 डिग्री है. एग्जैक्टली एक के पीछे एक है, आंसर 0. अगर 180 डिग्री हो जाता है, दोनों के बीच का एंगल 180, तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनेगा, जिसको स्टैगर्ड बोलते हैं. बीच के कॉन्फॉर्मर्स को हम लोग गॉच फॉर्म बोलते हैं. यस. नेक्स्ट. ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा अल्कनन अर्थ मेटल का हालाइड है जो कि कोवेलेंट है, कोवेलेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, जबकि वाटर में इनसोल्यूबल है. यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसोल्यूबल होते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं. तो ऐसा यहाँ पर कौन है जो कोवैलेंट कैरेक्टर रखता है? बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2, magnesium chloride MgCl2. So again from NCERT we know that down the group the ionic character of MX2 मेटल के हलाइड्स इंक्रीजेस. जो फर्स्ट वाला है वो कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता है. ओके, अगर ये स्टेटमेंट आप गलती से भूल गए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इज देयर एनी डिफरेंट मेथड आल्सो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती है, हालांकि हमको याद रखनी चाहिए एनसीईआरटी की चीजें, बट बाय मिस्टेक अगर हम भूल गए तो हम इस क्वेश्चन को फिर भी कैसे कर सकते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं फजान्स रूल. फजान्स रूल कहता है कि जितना छोटा कटायन होता है, क्योंकि अनायन तो सेम है तो कटायन से आंसर कीजिए, जितना छोटा कटायन होता है उतना ही ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर है, पोलराइजिंग पावर, और जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना ही उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. ऑल दिस थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कोवैलेंट कैरेक्टर, सो बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि बेरिलियम 2+ बहुत छोटा है तो उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. सो इस क्वेश्चन को हमने 2 तरीके से समझा. नेक्स्ट देखिए, अगेन एक क्वेश्चन आ रहा है जो केवल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, थोड़ा सा हमको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. क्वेश्चन बोल रहा है पॉलीमराइजेशन पर है, एडिशन पॉलीमर किससे बनता है? द नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलीमर्स. तो वहां पर आप देख सकते हैं कि
जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन, ठीक है, नोवोलैक, नाइलॉन 66, नोवोलैक एंड डेक्रॉन। सो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इन मॉलिक्यूल्स में से जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन वो कैसे बनता है, इट इज टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो इथेन, F2C डबल बॉन्ड CF2, इसके एडिशन पॉलीमर से बनता है, CF2 CF2, this is called as Teflon, this is the polymer। बाकी सारे ये इसको छोड़ के बाकी जो तीन हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, डेक्रॉन, नाइलॉन 66, नोवोलैक। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज टेफ्लॉन। नेक्स्ट, बेरिलियम क्लोराइड, और एक सवाल बेरिलियम क्लोराइड पर, its structure in solid state and vapor state, again it is given in NCERT, the name of chapter is S block, alkaline earth metals। खास करके बेरिलियम क्लोराइड के बारे में वहां पर लिखा गया है कि ये जो होता है ये सॉलिड स्टेट में, ये जो है ये सॉलिड स्टेट में चेन स्ट्रक्चर बनाता है और वेपर स्टेट में ये डाइमर बनाता है। दोनों स्ट्रक्चर्स में निकाल के दिखाता हूँ। सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड, तो सॉलिड में इस प्रकार के क्लोरीन्स की मदद से ब्रिज बॉन्डिंग करके ये चेन्स बनाता है, ऐसे चेन्स इसकी बनती रहती है, ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है। जबकि वेपर फेज में ये केवल एक ही मॉलिक्यूल दूसरे बेरिलियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होता है और डाइमर का एग्जिस्टेंस करता है, वेपर या फिर गैसियस स्टेट, वेपर फेज। तो वेपर फेज में डाइमर है और सॉलिड स्टेट में चेन है। सो द करेक्ट आंसर इज चेन एंड डाइमर रेस्पेक्टिवली। Next, which of the following methods is used for obtaining highly pure metal? देखिए अगर मैंने केवल यहां तक पढ़ा हाईली प्योर मेटल, तो सबसे बेस्ट मेथड है जोन रिफाइनिंग, हाईली प्योर मेटल। बट डोंट रीड क्वेश्चन हाफ, उसको पूरा पढ़िए, जब पूरा पढ़ते हैं तब समझ में आता है। विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ऐसे कौन से मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होने वाला मेटल है मर्क्यूरी। और देयर इज वन मोर मेटल जिंक विच हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, हालांकि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, लिक्विड मर्क्यूरी है। तो लुक एट मर्क्यूरी, हाउ आर वी गोइंग टू रिफाइन मर्क्यूरी, क्या जोन रिफाइनिंग उसके लिए लगता है, आंसर है नो, जोन रिफाइनिंग तो सेमीकंडक्टर्स की मेथड है। तो मर्क्यूरी के लिए हम कौन सा तरीका लगाते हैं, डिस्टिलेशन। यस, डिस्टिलेशन इज द मेथड अप्लाइड टू प्यूरिफाई और रिफाइन द मेटल्स विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। दोनों मर्क्यूरी जिंक को हम लोग इसी मेथड से क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमको आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ने से कितना बड़ा डेंजर है वो समझ में आ रहा है कि अगर आधा क्वेश्चन पढ़ते तो जोन रिफाइनिंग करके आ सकते थे। शुड रीड द एंटायर क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। अरे ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ये तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स का सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। तो खत्म, Cp माइनस Cv इज R। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं, तो हम लोग Cp कहाँ से आता है, Cv कहाँ से आ सकता है वो लिख सकते हैं। डेल्टा H जो होता है वो NCp डेल्टा T है, डेल्टा U इज NCV डेल्टा T। वन मोर थिंग, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको वहां से आंसर मिल जाएगा। ये NCp डेल्टा T, NCV डेल्टा T प्लस NRT। यहाँ से क्या देखने मिल रहा है हमको, ये n सब कैंसिल हो जाएगा, Cp और Cv का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो R मिल रहा है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। टेम्परेचर के भी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेम्परेचर के टर्म्स, तो केवल Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R बन जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ट्रीशियम, हाइड्रोजन का चैप्टर है, एनसीईआरटी में एकदम छोटा सा लाइन देकर रखा है कि ट्रीशियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड इट एमिट्स बीटा पार्टिकल्स, लो एनर्जी बीटा पार्टिकल। ये शब्द भी है लो एनर्जी, लो एनर्जी का यहाँ पर डिस्कशन नहीं है, कौन से पार्टिकल्स को एमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करता है। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। डी हाइड्रो मतलब डी मतलब लॉस, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब एक्स, इसका लॉस करना है, लॉस मतलब सब्सट्रैक्शन। कहाँ से करना है, 2 ब्रोमोपेंटेन से करना है और पेन 2 इन बन रहा है। बोल रहे ये प्रोडक्ट कौन से रूल पर बेस्ड है। चलिए पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, 2 ब्रोमोपेंटेन CH3CH, यहाँ पर Br 2 ब्रोमो
पेंटेन सभी 5 कार्बन्स को दिखा देते हैं। इसका डिहाइड्रोहैलोजनेशन किया, HBr का लॉस, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, पेंट 2 इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग किसको स्टडी कर रहे हैं, अल्किन के फॉर्मेशन। अल्किन के फॉर्मेशन में 2 रूल्स होते हैं, सेटजेफ एंड हॉफमैन। हकल्स रूल तो एरोमेटिसिटी का है, हुन्स रूल तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के ऑर्डर को एक्सपेंड करने वाला रूल होता है। तो ये 2 रूल्स तो यहाँ पर है ही नहीं, सेटजेफ हॉफमैन। नाउ व्हाट इज सेटजेफ्स रूल या फिर व्हाट इज सेटजेफ प्रोडक्ट? सेटजेफ प्रोडक्ट is more substituted alkene, जबकि हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड alkene, more substituted less substituted alkene। अब ध्यान से देखिए, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगता है तो इसके 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, बट अगर ये डबल बॉन्ड इस साइड से हाइड्रोजन निकालने की जगह इस साइड से निकाला जाता तो इसको केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता। तो दूसरा वाला प्रोडक्ट जो हमने अभी नहीं लिखा है वो हॉफमैन है, जो हमने लिखा है वो सेटजेफ है। तो इट इज फॉलोइंग सेटजेफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, 9-10 स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, बाकी सब कुछ टाइम पास दे के रखा है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन इन न्यू दिल्ली का, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 1368 किलोहर्ट्ज, और पूछ रहा है अगर स्पीड ऑफ लाइट 310⁸ है तो बताइए कि इसका वेवलेंथ कितना होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा, या फिर लैम्बडा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। c पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 310⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको किलोहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कीजिए, 1368 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर आंसर मिलता है 219.2 मीटर्स। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स TV and OV, tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive cell. Now what is HCP? HCP में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 6। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एटम, उससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा आंसर तुरंत आ जाता है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2 into नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यहां से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 6 2 12 and 6। तो टेट्राहेड्रल इज 12, ऑक्टाहेड्रल इज 6। नेक्स्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर जिसको बाद में अल्कली के साथ डिसॉल्व करे सॉलिड देता है। Now what is Hinsberg test? Number 1, Hinsberg test is the test to determine the degree of amines। आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ये हमारे अमीन्स है जहां पर अलग अलग डिग्री है। ये टर्शरी अमीन है, दिस इज टर्शरी, दिस वन इज सेकेंड डिग्री, दिस वन इज प्राइमरी। ये तो अमीन ही नहीं है तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से ऐसा कौन सा अमीन है जो हिंसबर्ग के साथ ऐसा सॉलिड देता है जो फाइनली अल्कली में डिसॉल्व हो जाता है। So let us try to understand what is Hinsberg test. देखिए हिंसबर्ग टेस्ट को समझते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट, तो हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी टेक डिफरेंट अमीन्स, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी अमीन अगर है, प्राइमरी अमीन, तो इसका रिएक्शन हम लोग एक रिएजेंट के साथ करते हैं। We make it react with a reagent which is called as Hinsberg reagent, which is benzene sulfonyl chloride. This reagent is called as benzene sulfonyl chloride। ये इस अमीन के साथ रिएक्ट करके पहले तो एक पीपीटी देता है, जो पीपीटी फाइनली अल्कली के साथ डिसॉल्व हो जाती है। अल्कली के साथ क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। ये प्राइमरी अमीन्स का सिचुएशन है।
यही सेम रिएक्शन अगर सेकेंडरी अमीन्स के साथ करें, सेकेंडरी अमीन्स का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, BSC बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो दिस आल्सो गिव्स PPT बट विथ अल्कली इट रिमेन्स अनडिजॉल्व, मतलब ये PPT रहता है, डिजॉल्व नहीं होता। जबकि टर्शियरी अमीन्स का बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन होता ही नहीं है, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट है ही नहीं। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग हिंसबर्ग टेस्ट। सो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या है कि ऐसा कौन सा अमीन है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ PPT देके डिसॉल्व होता है, तो आंसर इज प्राइमरी अमीन। तो क्वेश्चन में प्राइमरी अमीन कौन सा दिख रहा है हमको, देयर इज ओनली वन प्राइमरी अमीन, नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम से है। हमको एक बेस दिया है डाइमिथाइल अमीन, हमको एक एसिड दिया है एसिटिक एसिड, दोनों के pK B एंड pK रिस्पेक्टिवली दे के रखे हैं। हमको पूछ रहा है कि फाइनल सॉल्यूशन का pH क्या होगा। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फाइनल सॉल्यूशन का pH होता है 7 + 1/2 टाइम्स pKa minus pKb। Substitute the values, you will get the answer 1/2। pKa कितना दिया है 4.77, pKb कितना दिया है 3.27। परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर 5.50 आता है, इसका आंसर 5.50 आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन देके रखी है, ध्यान से देखिए रिएक्शन को। अल्कीन है, डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन HBr के साथ, और ये पेरोक्साइड है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेरोक्साइड। तो अभी यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स को समझता ही नहीं कि ये पेरोक्साइड है करके। कैसे समझा पेरोक्साइड है, O2 लिखा है ना, O2 ये कंपाउंड के आगे C6H5CO होल ट्वाइस 2, ये O2 मतलब क्या, पेरोक्साइड लिंकेज है, जो यहाँ से ऐसा एक ग्रुप और यहाँ से एक ग्रुप के साथ लिंक्ड है। तो इट इज HBr in peroxide, anti Markovnikov rule, खत्म। Br will get connected to that carbon which has more number of hydrogen, मतलब Br यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर Br जोड़ के प्रोडक्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिस्ट दे के रखा है, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स को शेप्स के साथ अरेंज करना है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। PCl5 कैसे दिखता है, फॉस्फोरस है, आजू बाजू में हमारे पास 5 क्लोरीन्स है, 1 2 3 4 5। phosphorus is sp3 dehybridized, it has trigonal bipyramidal geometry, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो PCl5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, A मैचेस विद 4, A विद 4, तो ये दोनों सही दिख रहा है, ये दोनों गलत है, हटा दिया। B का तो 3 दे के रखा है, चेक करते हैं। SF6 का बोल रहा है ऑक्टाहेड्रल, सही है। सल्फर जो आजू बाजू 4 फ्लोरीन से कनेक्टेड है और फिर ऊपर नीचे 2 फ्लोरीन से, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। ओके, सी के बारे में देखते हैं। यहां पर ये 2 बोल रहा है, यहां पर ये 1 बोल रहा है। लेट अस चेक BrF5। BrF5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, BrF5 का स्ट्रक्चर है Br F F F F, यहाँ पर एक फ्लोरीन और यहाँ पे एक उसके पास लोन पेयर है, ठीक है। ये स्क्वायर, उसके ऊपर पिरामिड, इस शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। BrF5 का स्क्वायर पिरामिडल, ये सही बोल रहा है, ये बोल रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, ये गलत है, ये सही है। फिर भी हम लोग डी ऑप्शन को चेक करते हैं, क्या D का 2 है, BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो हमको क्वेश्चन पेपर में सबसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देख रखा था कि BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर। आप स्ट्रक्चर जानते ही है इसका, BF3 का, दिस इज द स्ट्रक्चर, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमको वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा था, हमने 6 इलेक्ट्रॉन निकाला था, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, ये बहुत सही है, हाईली रिएक्टिव होते हैं और फाइन पाउडर करेंगे तो रिएक्टिविटी और भी बढ़ती है, सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट है पर हमारा आंसर नहीं है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन
for element to element than lanthanoid contraction. This is also correct given in NCERT. NCERT में actinoid contraction में आप वहां पर explanations में पढ़ेंगे, आपको ये statement जरूर दिखाई देगी, ये भी correct statement है, पूछा इनकरेक्ट है तो हमारा ये आंसर नहीं है। Most of the trivalent lanthanoid ions, मतलब जैसे कि La3+ वगैरह, ये सारे कलरलेस होते हैं इन सॉलिड स्टेट, गलत, ये सारे कलर्ड होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो ये हमारा आंसर है। ना केवल सॉलिड स्टेट में बट एक्वा स्टेट में भी ये लोग कलर्ड होते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है लैंथोनाइड्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट बट दे आर आस्किंग अस इनकरेक्ट, सो दिस इज नॉट आवर आंसर, आवर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, हमको कुछ एसिड का स्ट्रेंथ देके रखा है, ये स्ट्रेंथ सही है, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स। ऐसे होने के पीछे रीजन क्या है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, और इसीलिए वो एसिडिक है। बिल्कुल सही, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct. Next, noble gases are named inert. क्यों? क्योंकि because of their inertness towards reactivity. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नोबल गैसेस कम रिएक्टिव होते हैं, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोई भी टेंडेंसी नहीं होती उनमें, तो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, ये सही है। हमको इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं है। नोबल गैसेस आर स्पेयरली सोल्यूबल इन वाटर, हाँ वाटर के साथ भी उसका कोई एफिनिटी नहीं होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, पर हमारा ये आंसर नहीं है, हमको इनकरेक्ट पूछा है। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, उल्टा बहुत कम होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, हमको इनकरेक्ट ही पूछा है तो ये हमारा आंसर है। फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं, दे हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट वी आर आस्क्ड इनकरेक्ट, सो इसका भी आंसर सी है। नेक्स्ट वन, द कंपाउंड व्हिच शोज मेटामेरिज्म इज, देखिए ये कंपाउंड के जनरल फॉर्मूलाज को देख के आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये तो अल्केन है, अल्केन्स में मेटामेरिज्म नहीं होता। मेटामेरिज्म कहाँ पे होता है? जहां पर हमारे पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ईथर, जैसे कि ईथर। अब इस साइड के नंबर ऑफ कार्बन्स को आप चेंज करेंगे तो क्या बन जाता है? मेटामर। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, C4H10O, C4H10O, 4 कार्बन है, बीच में कहीं पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फिर हाइड्रोजन लगाते हैं, CH2 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 CH3, ये एक ईथर है। अब इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा? जैसे कि यहाँ पर 2 और 2 कार्बन है, तो इसको रीअरेंज करके 1 और 3 कर देते हैं, लेट्स मेक इट 1 and 3, सो दिस इज मेटामर ऑफ दिस, तो ये बिल्कुल सही है। C3H8 का भी ट्राई करते, दिख रहा है वैसे ही कुछ तो है, C3H8, CO बीच में ऑक्सीजन लगा दिया, CH2 CH3, ईथर तो है, पर इसका दूसरा आइसोमर, दूसरा ईथर कैसे बनेगा? इधर 1 है, इधर 2 है, इंटरचेंज करोगे तो 2 1, सेम ही तो आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। C3H6O, 3 कार्बन वाला तो मेटामेरिज्म दिखाता ही नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया, करेक्ट आंसर इज 1। ओके, बॉयल्स लॉ का सही ग्राफ कौन सा है? बॉयल्स लॉ, व्हाट इज बॉयल्स लॉ? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा ग्राफ आना चाहिए, ये 2 ग्राफ्स तो गलत देके रखे हैं। अब दोनों ग्राफ में देखिए, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, T इंक्रीजेस, और यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, T डिक्रीजेस। इस एक्सिस पर देखिए, प्रेशर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फाइंड कीजिए प्रेशर टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। आपला आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इधर उल्टा दिया है, ये गलत है, ये सही है। सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल कंसेप्ट्स। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, ये तो हमको थोड़ी देर पहले ही वो एसिड बेस का स्ट्रेंथ में भी दे दिया, क्योंकि साइज बढ़ती है तो बॉन्ड क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। वही सेम रीजन, फ्लोरीन से बड़ा, क्लोरीन से बड़ा, ब्रोमीन से बड़ा, आयोडीन, जितना बड़ा वो होगा उतना ही उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। ये ऑर्डर एग्जैक्टली उल्टा दिया है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब ये वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 83rd, aspirin and paracetamol, this question is from chemistry in everyday life, they are narcotic, exactly उल्टा, अरे they are non narcotic, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मॉर्फिन एंड हेरोइन, दे आर नॉन नार्कोटिक, नहीं ये तो नार्कोटिक होते हैं, एग्जैक्टली उल्टा बोला है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 and 2
both are false. Statement 1 and 2 both are false. Next, एक रिएक्शन A gives B जिसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव है, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होती है? जब प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। प्रोडक्ट की कम, रिएक्टेंट की ज्यादा। ये ज्यादा बोल रहा है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कम, ये आंसर नहीं हो सकता। ये रिएक्टेंट की कम और प्रोडक्ट की ज्यादा बोल रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों का सेम ही बोल रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये रिएक्टेंट का कम, प्रोडक्ट का कम, रिएक्टेंट का ज्यादा बोल रहा है, यही हमारा आंसर है। बाकी तो हमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह। फिर भी बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट से पीक वैल्यू तक की एनर्जी गैप को एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है, जो कि क्वेश्चन में 9.6 दे के रखा है, उसका हमको कोई ज्यादा मतलब नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? 10 स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन, 10 स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। फर्स्ट रिएक्शन क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड भी डीकंपोजिशन, ये दोनों डीकंपोजिशन। वहां पर दिख रहा है कि वो लोग क्या हो रहे हैं? डीकंपोज हो रहे हैं, जबकि ये दोनों रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट है। दिख रहा है ना कि क्रोमियम को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया, आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है, दे आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट क्वेश्चन पूछ रहा है मेटल इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है? क्या पूछ रहा है? मेटल इज डिस्प्लेस्ड पूछ रहा है। तो दोनों रिएक्शंस में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? चूज द करेक्ट आंसर। केवल मेटल डिस्प्लेस होना चाहिए, यहां पर हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों मेटल का डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, यहां पर हाइड्रोजन, इट इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो करेक्ट आंसर इज सी। देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्हेनियस प्लॉट के हिसाब से ln k वर्सेस 1/t, जहां पर आपको स्लोप दिया जा रहा है ये वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड करने की कितनी होनी चाहिए, ये r देके रखा है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए ठीक से। अब अर्हेनियस इक्वेशन क्या है? अर्हेनियस इक्वेशन इज k a e रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी। दोनों साइड्स पे लॉग लेते हैं, वो लॉग का ग्राफ है। ln k इज इक्वल्स टू, इस a को अगर मैं इस साइड डिनोमिनेटर में भेज देता हूं, a को डिनोमिनेटर में भेज दिया, k बाय a इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी। ln e इज 1। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ln k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर टी। ln की प्रॉपर्टी लॉग ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज लॉग न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ln a। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ये y एक्सिस पे है, इसको ब्रेक डाउन कीजिए। कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t, ये हमारा स्लोप है। 1/t हमको x एक्सिस पे लेना है, देखिए ln k वर्सेस 1/t, 1/t हमको x एक्सिस पे लेना है, प्लस ln a, ये हमारा y इंटरसेप्ट है c। देखिए y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्लोप कितना आता है? स्लोप आता है माइनस ई ए बाई आर। क्वेश्चन में कितना दिया है? -5 10⁻³ सो ई ए बाय आर विथ अ माइनस साइन इज -5 10⁻³। यहां से हमको ई ए की वैल्यू मिल जाएगी 5 10⁻³ इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू होती है 8.314। तो 5 इंटू 8.314 40 के आसपास कुछ आंसर आएगा, 40 में 10⁻³ तो 40s में 10⁻³ ये रहा आंसर। कितना सिंपल था। स्टिल इतना भी सिंपल नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, बट स्टिल इट वाज रीजनेबल क्वेश्चन। सेक्शन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द कॉलम। तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ज्यादा लगने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, टफ नहीं बोल सकते पर टाइम ज्यादा लग सकता है। अब देखिए ये इतना सारा डेटा देके रखा है, बहुत सारे रिएक्शन है। ऐसे क्वेश्चंस को है ना हमेशा कैसे करना चाहिए, जो हमको फटाफट आता है उस ऑप्शंस को मैच करना चाहिए, फिर गलत ऑप्शंस को कैंसिल करना चाहिए और उस हिसाब से आंसर स्टिक करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में, नीट के एग्जाम में खास करके टाइम बहुत कम है, और इस साल फिजिक्स का पेपर लेंदी भी था और थोड़ा टफ भी था। तो केमिस्ट्री को हम फटाफट सॉल्व करके फिजिक्स में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल है? जब हम केमिस्ट्री को फटाफट सॉल्व करें ना। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? फटाफट देखिए, ये SO2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और SO3 का फॉर्मेशन, ये टोपोस्फियर का पोल्यूशन का रिएक्शन है।
टॉपोस्फियर में होती है रिएक्शन। तो फर्स्ट 4 के साथ मैच करता है, केवल एक ही ऑप्शन है, दूसरे कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिस इज अवर आंसर, खत्म, टाइम सेव करो, आगे बढ़ो। दैट इज द लॉजिक। ओके, नेवर माइंड, पर हम तो यहाँ पर पेपर डिस्कशन कर रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड ऑप्शन देखिए, HOCl है, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। ऐसा सिमिलर रिएक्शन हमको क्लोरीन का भी पता है, क्लोरीन भी सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन से जो क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ वो ओजोन को डिप्लीट करता है। तो बी मैचेस विथ थर्ड। ठीक है, सी रिएक्शन देखिए, ये एसिड रेन का कंसेप्ट है। ये जो एसिड फॉर्म हो रहा है ये मार्बल्स के साथ रिएक्ट करके उसको वो डिकम्पोज कर देता है, ये एसिड रेन की कंसेप्ट से होता है। तो सी के लिए 1 है। NO2 सनलाइट की प्रेजेंस में NO प्लस ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्मॉग की फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे, नॉट इन वन पर्टिकुलर चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स में दिख सकते हैं, पर ज्यादातर रिएक्शंस आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2, अगेन मैच द कॉलम, अगेन वन मोर क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक रिएजेंट दिया हुआ है जो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, नेम्ड रिएक्शन। इट इज द नेम्ड रिएक्शन, ऑर्गेनिक की नेम्ड रिएक्शंस आ रही है। दिस इज गटरमन कोच रिएक्शन। फर्स्ट सेकंड के साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ मैच हो रहा है, वो केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ए इज अवर आंसर। ठीक है, आप बोल सकते सर फर्स्ट वाला थोड़ा टफ था, मैं आपको एकदम सिंपल वाला बताता हूँ। देखिए ये रिएक्शन थर्ड वाला, ये रिएक्शन हर बच्चे को 9 10 स्टैंडर्ड से पता होती है। अल्कोहल प्लस एसिड क्या बनाएगा, एस्टर बनाता है। तो सी वाला फोर्थ के साथ मैच हो रहा है, देखिए सी वाला 4 के साथ, वो एक ही ऑप्शन में, तो 1 इज अवर आंसर। सच क्विकली वी शुड सॉल्व द क्वेश्चंस इन नीट। फिर भी हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, हम पूरा कर लेते हैं। फर्स्ट का हमने गटरमन कोच बोला, थर्ड का हमने एस्टरिफिकेशन बोला, सेकंड वाला देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ये सेकंड वाला हैलोफॉर्म टेस्ट है, और थर्ड वाला ये हेल-वोलार्ड HVZ रिएक्शन, वेरी फेमस रिएक्शन ऑफ एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेन की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर बोल रहा है, विच पेयर ऑफ आयंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन वन इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए Fe2 प्लस Mn2 प्लस, Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, हमने अगर उसका 2 प्लस कर दिया तो उसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 26 मतलब इस एटम में 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन है, हमने 2 प्लस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस 24। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25, तो इसमें 25 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन्स है, 25 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से हमने +2 कर दिया Mn2 प्लस, तो इसमें 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो मैच ही नहीं किए, इधर 24 उधर 23, गलत है। बाकी आप चेक कीजिए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों में 10 आएंगे, यहाँ पर दोनों में 23 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये 3 प्लस किया है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकला, 24 में से गया 23, ये दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। एक्चुअली ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दो और वो दो, ऑल 4 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, मोलार कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मोलार कंडक्टेंस हमको दे दिया है, पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए। गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। पहले तो आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों का सेपरेटली वैल्यू दिया है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था कि इनको ऐड करके हमको ओवरऑल मिल जाता है, तो दोनों को ऐड कीजिए, एसिटिक एसिड का मिलेगा, कितना आएगा 350 प्लस 50 इज 400। फिर ये क्या दिया है 20, व्हाट इज दिस, ये सिर्फ मोलार कंडक्टिविटी है और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, तो इनके रेशो से हमको क्या मिलेगा, इस एसिड का अल्फा मिलेगा, क्या मिलेगा, इस एसिड का अल्फा मिलेगा। देखिए यहां पर ध्यान से, अल्फा फॉर एसिटिक एसिड इज लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा m दिया है 20, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 400, ये वैल्यू आती है 0.05 जो कि लगभग 5% है। ये भी हमको पता होना चाहिए कि वीक एसिड है, एसिटिक एसिड 2% टू 5% डिसोसिएट होता है, यहाँ पर 5% आ रहा है। नेक्स्ट हमको के पूछा है, के क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है 1 माइनस अल्फा इज नेग्लिजिबल, हम इसको ऑलमोस्ट सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, देखिए CH3COH वीक एसिड डिसोसिएट्स टू प्रोड्यूस CH3COO माइनस प्लस H प्लस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C लिया जाए
और अगर ये 1 माइनस अल्फा ब्रेक करता है तो ये सी अल्फा बनेगा। इसका के लिखिए प्रोडक्ट सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी 1 माइनस अल्फा, एक सी कट जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्योंकि अल्फा बहुत कम है तो हमने उसको सी अल्फा स्क्वायर कर दिया। सी कितना दिया इक्वेशन में 0.007, अल्फा अभी हमने निकाला 0.05 का स्क्वायर। एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पर और वो कैलकुलेशन करके हमारा फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पर हमारा आंसर 1.75 10⁻⁻5 आता है। The answer is 1.75 10⁻⁻5. Simple calculation based question. Next, question 91. Which of the following arrangements the given sequence is not strictly, गलत बोल रहा है, गलत कौन सा है? ठीक है, देखिए ये पहला सिंपल ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, HFHCl HBrHI, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही, ये सही है, हमको गलत वाला ढूंढना है, ये सही है। डाउन द ग्रुप वाटर, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, डाउन द ग्रुप इसका भी pKa बढ़ रहा है। एक्चुअली डाउन द ग्रुप क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर डाउन द ग्रुप एसिडिटी बढ़ती है, मतलब Ka इंक्रीज होता है और pKa डिक्रीज होता है। pKa Ka का उल्टा ट्रेंड उल्टा फॉलो करता है। ये बोल रहा है ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। हमको वही पूछा था तो वो हमारा आंसर है। अवर आंसर इज सी, अवर आंसर इज 3। बट लेट्स सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। CO2, SiO2, SnO2, PbO2 ये इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर है, बिल्कुल सही, क्योंकि डाउन द ग्रुप इसका पॉजिटिव चार्ज दिखाने का टेंडेंसी बढ़ता है, ये आयोनिक की तरफ टेंड कर रहे हैं, जबकि ये लोग कोवैलेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट ये देखिए डाउन द ग्रुप इन कंपाउंड्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है। ये तीनों ऑप्शंस बहुत सिमिलर थे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ही डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, गलत सिर्फ यही था। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दिस फॉलोइंग रिएक्शन इज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज अ नेम्ड रिएक्शन, द नेम इज इटार्ड रिएक्शन। ये एक नेम्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन है। आपने ये कंपाउंड लिया हुआ है टोलुविन, टोलुविन का रिएक्शन हमने CrO2Cl2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में किया है। यहाँ पर हमको एक इंटरमीडिएट मिलता है, उस इंटरमीडिएट को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। द इंटरमीडिएट इज दिस कंपाउंड CrOHCl2, CrOHCl2, और फिर फाइनली जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और वहां पर डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड, correct answer is second. Next, which of the following molecule is non polar in nature? नॉन पोलर कौन सा है? देखिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये कौन है, ये NO2 है। NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो। तो यहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो जीरो, म्यू जीरो नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट है। नॉन पोलर पूछा गया था, जस्ट अ मिनट। नाइट्रोजन डबल बॉन्डो कोऑर्डिनेट बॉन्डो एंड देयर इज एन ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन की तरफ, ये ऑक्सीजन की तरफ, अब यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, म्यू इज नॉन जीरो, तो दिस इज पोलर, दिस वन इज पोलर, म्यू इज नॉन जीरो, पोलर। ये क्या है, सी डबल बॉन्डो एच एच, तो ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट है, ये भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो नॉन जीरो। POCl3 देखिए फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, फिर इधर Cl है, Cl है, Cl है, ये ऑक्सीजन की तरफ, ये सारे क्लोरीन्स की तरफ, बट ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं। हाँ अपोजिट डायरेक्शंस में, पर कैंसल आउट नहीं कर रहे, ये भी नॉन जीरो। SbCl5 देखिए यहाँ पर Sb है, ठीक है, ये Cl5 को ड्रॉ करने का ये स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सारे क्लोरीन्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, all are chlorines, they tend to cancel out each other, mu is 0, 4 is the answer. Next, ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंसेप्ट पर बेस्ड है। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करके हमको कितना मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो फाइंड करना है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है Fe, वहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Cn पे -1 चार्ज, SS6 साइनाइड्स है,
तो आयरन पे +3 होगा, Fe+3। यहाँ पर भी Fe+3 है, वाटर तो न्यूट्रल। ये साइनाइड 6 है, तो 6 माइनस, और ओवरऑल -4 बोल रहा है, तो ये +2 होना चाहिए। सेम यहाँ पर +2 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शंस +3 के हैं, 2 ऑप्शंस +2 के हैं। बट यहाँ पर लाइगेंड्स अलग अलग है। ये साइनाइड है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वाटर इज अ वीक फील्ड लाइगेंड। साइनाइड इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वाटर इज अगेन अ वीक फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स पेयरिंग करवाते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि वीक फील्ड लाइगेंड पेयरिंग नहीं करवाते हैं। तो Fe3+ लिखिए। व्हाट इज Fe3+? Fe3+ इज आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद 3d6 4s2, ये तो आयरन है। अभी हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 4s0 3d5। तो 3d5 को ड्रॉ करते हैं। देखिए उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर ये साइनाइड पेयरिंग करवा देगा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने से इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना। केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट वाले में एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका म्यू क्या आएगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आएगा। n+2, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन होता है, bm। n की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 × 1 + 2 इज 3, इसका अंडर रूट, सो इट इज सिंपली √3। √3 इज 1.732, उसके आसपास आंसर है। तो फर्स्ट का 4 के साथ मैच करता है। फर्स्ट का 4 के साथ मैच, 2 ऑप्शन से 2 गलत है ये। तो अब हमने क्या करना चाहिए? जहां पर डिफरेंस है उसको चेक करना चाहिए। डी तो 3 ही बोल रहा है, बी और सी को चेक करते हैं। तो आइए बी पर आते हैं। बी वाला क्या है? Fe2+ है और वीक फील्ड लाइगेंड है। Fe2+ मतलब क्या? 3d6 बनाएगा वो Fe2+, और वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखिए, 1 2 3 4 5। 6th इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख दिया है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 × 6 अंडर रूट 24, लगभग 25 से एक कम है, तो 4.9 के आसपास आंसर है। तो बी का 4.9, बी का 3, बी का 3, ओके, बी का 3। यहाँ पर ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहे बराबर से। फर्स्ट का हमने क्या देखा? फर्स्ट का हमने 1.73 देखा, ठीक है, फर्स्ट 4 के साथ मैच करता है, और फिर बी का 3 के साथ मैच हो रहा है, बी का 3 के साथ 4.9। तो इस किसी एक ऑप्शन में हम करेक्शन करते हैं, इधर मैच कर लेते हैं। ठीक है, शायद मेरे पास जो स्लाइड है उसमें कुछ मिस्टेक है, नीट में तो कुछ नहीं था ऐसे। तो ये थर्ड वाला मैच कर रहा है। फिर ये साइनाइड +2 है, ये पेयरिंग करा देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, पेयरिंग करा देगा। तो इधर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सी का सेकंड के साथ मैच करता है। सी सेकंड के साथ मैच कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर सी। और डी वाला ये +2 एक भी पेयरिंग नहीं कराएगा। पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये सिचुएशन है। ठीक है, +2 3d6 से पेयरिंग नहीं करवाया, तो डी का क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको क्या दिया गया है? एक मॉलिक्यूल दिया गया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका NaOH के साथ अगर ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये ग्रुप यहां से चला गया, Na2CO3, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोला जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो who can perform decarboxylation? NaOH in presence of what can perform decarboxylation? आंसर है सोडा लाइम decarboxylation। ये नेम्ड रिएक्शन की तरह ही है, सोडा लाइम। What is soda? Soda is NaOH. What is lime? Lime is CO. तो NaOH in presence of CO performs this reaction. Next, what is the product of this reaction? Very good question. जो हाइड्राइड्स होते हैं, NaBH4 हाइड्राइड है, हाइड्राइड कैन रिड्यूस कार्बोनिल। ये कार्बोनिल को रिड्यूस करते हैं, बट नॉट एस्टर। एस्टर को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कार्बोनिल देखिए ये है, इसको रिड्यूस कर देगा, ये एस्टर है, इसको नहीं करेगा। तो अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको एज इट इज छोड़ दिया। ए इज द आंसर। करेक्ट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर फॉर दिस सॉल्यूशन, बेंजीन एंड ऑक्टेन, दोनों का मोलर रेशियो देके रखा है, दोनों के आपको प्योर वेपर प्रेशर्स देके रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, Pt इज इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB। XA क्या होता है? XA इज उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स।
ठीक है, अब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स करना है, तो दोनों में टोटल मोल्स डिवीजन में कॉमन आ जाएगा, पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर बेंजीन का मोल दिया है 3, ऑक्टेन का दिया है 2, दोनों के वेपर प्रेशर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करते हैं। 280 is of benzene, 280 into उसके मोल्स 3, 420 is of octane, उसके मोल्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 5। इस वैल्यूज को सॉल्व कीजिए, डू दिस कैलकुलेशन, 280 into 3 प्लस 420 into 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 336 आता है, तो डी इज द आंसर, 336। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, for irreversible expansion, remember irreversible reactions are spontaneous ones, spontaneous reactions। तो spontaneous reaction के लिए जो delta S total होता है system plus surrounding is always greater than 0। this is your third law of thermodynamics, that entropy of universe is always increasing, entropy of universe is always increasing। क्योंकि वो एक spontaneous process है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होते हैं, एक बार हो जाए तो फिर हो गया, आप उसको वापस नहीं लेके जा सकते, उसी का मतलब स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है, मतलब नॉन जीरो। तो यहाँ पर ये 0 बोल रहा है, ये भी 0 बोल रहा है, ये गलत ऑप्शन है, ये दोनों नॉन जीरो बोल रहे हैं। अब डेल्टा यू से डिसाइड करना है, क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का डेल्टा यू 0 होता है, आइसोथर्मल का डेल्टा यू 0 होता है। डेल्टा यू क्या है, एन CV डेल्टा टी। अगर हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दिया, डेल्टा टी 0 रखा है, तो डेल्टा यू क्या आएगा, 0। आइसोथर्मल प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन फॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, 4 ग्राम O2, 2 ग्राम हाइड्रोजन, जिसका वॉल्यूम 1 लीटर कन्फाइन किया गया है, उसका टोटल प्रेशर कितना होगा। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स निकालिए, ऑक्सीजन का प्रेशर निकालते O2 के लिए, तो फॉर्मूला PV इज इक्वल्स टू NRT, P इज इक्वल्स टू NRT बाय V। दोनों का RT बाय V कॉमन है, दोनों का RT बाय V कॉमन है, तो केवल Na प्लस NB अगर कर देंगे इंटू RT बाय V, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दोनों के मोल्स फाइंड कीजिए, 4 बाय, इसका मॉलिक्यूलर मास 32, तो 4 बाय 32 प्लस 2 बाई 2 उसका मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू आर की वैल्यू क्या लेनी है, 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, वॉल्यूम इज 1 लीटर। ठीक है, इसमें सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर 25.18 एटमॉस्फेयर आता है, 25.18 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। इस सीक्वेंस में यहां पर जो रिएजेंट इस्तेमाल करना है वो क्या है। क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, इसको NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करते ये HNO2 प्रोड्यूस करता है, HNO2 इसके 2 हाइड्रोजन्स को लेके जाएगा और बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, BDS, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है। फिर ऐसा क्या करे कि ये पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब हो जाए, देखो गायब हो गया। वो काम कर सकता है इथेनॉल, अगर आप CuCN KCN लगाओगे तो साइनाइड जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड। अगर आप H2O करोगे तो फिर वहां पर OH जुड़ जाएगा, HI करोगे तो I जुड़ जाएगा। हमको कुछ नहीं जोड़ना, हमको निकालना है, तो वो काम कौन करेगा, इथेनॉल करेगा। सो यहाँ पर हमने हमारा पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। अगेन एट द एंड ऑफ द एंटायर डिस्कशन आई वुड लाइक टू कमेंट that this paper of chemistry was utterly simple as expected। हर साल केमिस्ट्री का पेपर आसान ही आता है, इस साल भी आसान ही आया था, बट हमको यहाँ से 2-3 पॉइंट जो सीखने मिलते हैं वो यही है कि NCERT के बाहर से कुछ नहीं आता, तो NCERT पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो फॉर्मूला याद रखनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें NCERT के छोटी छोटी लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, उसको याद रखना चाहिए। कुछ टेबल्स हमको NCERT में मिलते हैं, वो टेबल्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, उनको याद रखना चाहिए। ओवरऑल पेपर को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो कुछ क्वेश्चंस पूरा कंसेप्ट बेस्ड था, कुछ क्वेश्चन प्योरली मेमोरी बेस्ड था,
और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेटेड था। तो हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देते हुए, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसमें भी हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देते हुए हमको ये सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है। ओके, फॉर दिस session we are ending over here. Bye students.